कभी सोचा है भारत की आधी से भी ज्यादा आबादी की जिंदगी कहां से चलती है? जवाब सीधा है, खेतों से। तो चलिए आज इसी भारतीय कृषि की कहानी में उतरते हैं, जो सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं बल्कि हमारे देश की असली धड़कन है। और इस कहानी को समझने के लिए मिलते हैं रिंझा से। वो एक छोटे से गांव में रहती है और उसकी दुनिया में खेती का मतलब है झूम खेती। ये एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, जानते हैं? आज भी भारत के कई कोनों में जिंदा है। ये हमें याद दिलाती है कि भारतीय कृषि की जड़ें कितनी गहरी हैं, जहां आज भी एक परिवार जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर सिर्फ अपने गुजारे के लिए मेहनत करता है। अब देखिए, रिमझा का परिवार अकेला नहीं है। उनकी कहानी असल में करोड़ों लोगों की कहानी है। और इस बात को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत की 2/3 आबादी, 2/3, सीधे सीधे खेती बाड़ी से जुड़ी है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे देश के लिए खेती सिर्फ एक काम धंधा नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। तो चलिए पहले हिस्से में इसी बुनियाद को थोड़ा और खोदते हैं। भाई, जब हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? जरा सोचिए, जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, सब कुछ कहाँ से आता है? खेती से। ये सिर्फ हमारा पेट नहीं भरती, बल्कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उन्हें कच्चा माल भी यहीं से मिलता है। और तो और हमारी चाय, कॉफी, मसाले, ये सब दुनिया भर में जाते हैं और देश के लिए कमाई करते हैं। सही मायनों में कहें तो ये हमारी अर्थव्यवस्था का असली इंजन है। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, भारत में खेती का कोई एक तरीका नहीं है। एक ही देश में एक तरफ किसान हाथ के औजारों से काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी मशीनें खेतों में दौड़ रही हैं। तो चलिए, खेती के इन 3 अलग अलग चेहरों को जरा करीब से देखते हैं। ये देखिए, ये हैं खेती के 2 बिल्कुल अलग सिरे, जैसे 2 अलग दुनियाएं। एक तरफ है आदिम निर्वाह खेती। इसका सीधा सा मकसद है बस परिवार का पेट भर जाए। इसके लिए पारंपरिक औजार इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी तरफ है वाणिज्यिक खेती। यहां बस एक ही लक्ष्य है, बाजार, मुनाफा। और इसके लिए मॉडर्न मशीनों और तकनीक से ज्यादा पैदावार की जाती है। और फिर इन दोनों के बीच एक तीसरा तरीका आता है, गहन निर्वाह खेती। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए जमीन कम है, पर खाने वाले लोग बहुत ज्यादा। तो क्या करेंगे? जाहिर है, उसी छोटी सी जमीन के हर इंच से ज्यादा फसल निकालने की कोशिश होगी। और इसके लिए सिंचाई और खाद का भी जमकर इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक सवाल है। भारत में तो हर जगह मौसम अलग अलग होता है ना? तो फिर किसान ये कैसे तय करते हैं कि कौन सी फसल कब उगानी है? इसका जवाब छिपा है भारत के 3 खास फसली मौसमों में। तो देखिए, भारत का पूरा कृषि कैलेंडर इन 3 मौसमों पर टिका है। सबसे पहले है रबी। ये सर्दियों की फसलें हैं, जैसे गेहूं और चना, जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती हैं। फिर आता है खरीफ। जैसे ही मॉनसून आता है, चावल और कपास जैसी फसलें बोदी जाती हैं। और इन दोनों के बीच गर्मियों के छोटे से गैप में आती हैं जायद फसलें, जैसे तरबूज और खीरा। है ना कुदरत के साथ एक कमाल का तालमेल? ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि फसलें कब और कैसे उगाई जाती हैं। पर सवाल ये है कि भारत की जमीन पर असल में उगता क्या क्या है। चलिए, अब भारत के अन्न के भंडार का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या खजाना छिपा है। किसी भी भारतीय थाली की बुनियाद क्या है? ज्यादातर 2 मुख्य अनाज। ये वो फसलें हैं जो सचमुच करोड़ों लोगों का पेट भरती हैं और हमारे देश की फूड सिक्योरिटी की गारंटी हैं। सबसे पहले तो है चावल। देश की ज्यादातर आबादी का ये मुख्य भोजन है। और आपको पता है, भारत दुनिया में इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। फिर है गेहूं, जो खासकर उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की थाली की शान है। ये दोनों मिलकर ही हमारे देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन हमारी थाली सिर्फ चावल और गेहूं पर ही खत्म नहीं होती है ना। इसमें स्वाद और पोषण भरने वाली और भी बहुत जरूरी फसलें हैं, जो हमारे खाने और हमारी इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि दालें, प्रोटीन का सबसे बड़ा शाकाहारी सोर्स। और एक मजेदार बात यह है कि भारत दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। और फिर मिठास के लिए है गन्ना। चीनी, गुड़ सब इसी से बनता है। और इसमें भी हम दुनिया में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे हैं। अब बात करते हैं उन फसलों की जिन्हें हम खाते तो कम हैं, पर जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हें कहते हैं कैश क्रॉप्स,
यानी वो फसलें जो खास तौर पर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के लिए उगाई जाती हैं। इनमें सबसे पहले आती है चाय, जो दुनिया भर में भारत की पहचान है और हम इसके दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। फिर है कपास, जिसके बिना हमारा कपड़ा उद्योग चल ही नहीं सकता। और हाँ, जूट, जिसे गोल्डन फाइबर यानी सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जितने भी सुंदर बैग और कालीन बनते हैं वो इसी से बनते हैं। देखिए, भारतीय कृषि कभी एक जैसी नहीं रही, ये हमेशा से बदलती आई है। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि इतनी बड़ी आबादी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमारी खेती ने खुद को कैसे बदला है। तो सवाल यही है, बढ़ती आबादी, बढ़ती ज़रूरतें, इनसे निपटने के लिए हमारी खेती ने क्या किया? जवाब छिपा है तकनीकी और संस्थागत सुधारों के एक लंबे और बहुत ही दिलचस्प सफ़र में। ये सफ़र शुरू हुआ आज़ादी के फौरन बाद। 1950s में जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने जैसे बड़े भूमि सुधार हुए। फिर आया 60s और 70s का दौर, ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन का, जिसने पैदावार को आसमान पर पहुंचा दिया। 80s और 90s में किसानों को सुरक्षा देने के लिए फसल बीमा और ग्रामीण बैंक जैसी चीज़ें आईं, और आज के दौर में किसान क्रेडिट कार्ड और बीमा योजनाएं सीधे किसानों को मजबूत कर रही हैं। लेकिन जानते हैं, बदलाव हमेशा सरकारें ही नहीं लातीं। एक ऐसा आंदोलन भी हुआ जो लोगों ने शुरू किया, जिसने भूमि सुधार को एक बिल्कुल नया, एक मानवीय चेहरा दिया। इसे कहा गया रक्तहीन क्रांति, अ ब्लडलेस रेवोल्यूशन। इस आंदोलन को शुरू किया था विनोबा भावे ने। उन्होंने अमीर जमींदारों से अपील की कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा अपनी मर्जी से भूमिहीन किसानों को दान कर दें। इसी को भूदान कहा गया। यह सामाजिक बदलाव का एक ऐसा अनोखा उदाहरण है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई बड़ा बदलाव हमेशा ऊपर से ही आता है, या फिर वो लोगों के दिलों से भी शुरू हो सकता है?